चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर खींचा। म्यूजिक में मरूसियत का कितना अमल दखल है? अगर ये मरूसी अमल है तो किशोर कुमार की मरूसी गायकी के मालिक कमार सानू क्यों ठहरे? अगर ये मरूसी अमल था तो मोहम्मद रफ़ी के बेटे शाहिद क्यों इस मैदान में ना आए? म्यूजिक के करता धरता जो पूरी इंडस्ट्री को ड्राइव करते हैं, उनकी ज़ौक़ की पस्ती ने, उनके ज़ौक़ के म्यार ने म्यूजिक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री को कितना मुतासर किया? क्या मौजूदा दौर में म्यूजिक के म्यार को बेहतर किया जा सकता है? सोनू निगम, मोहम्मद रफ़ी, कमार सानू, किशोर कुमार, उदित नारायण, नूर जहां और लता मंगेशकर, कंपैरिजन कितना जायज है? लेट्स फाइंड आउट। लता जी, किशोर साहब, आशा भोसले, इस पे इख्तलाफ हुआ। वो कहते जी सब तो पहला सानू दे। इसके बरक्स जो किशोर साहब थे, किशोर कुमार, हाँ जी, और लता मंगेशकर और आशा भोसले, ये सब लोग जो हैं पैसा, अगर अहराम मिस्र के साथ आप यहाँ शिमला पहाड़ी का कंपैरिजन नहीं हो सकता। जी। तो मेरे नजदीक कमार सानू जो है वो मौसीकी की शिमला पहाड़ी है। शिमला पहाड़ी जो है वो छा कैसे गई एकदम? अगर आप मुझे पूछें जी लता या नूरजहां, तो फिर मैं लता मंगेशकर जो है क्या म्यूजिक विरासत है? म्यूजिक विरासत है। कंडीशनली ये 95% मैंने लोग वो देखे हैं जो विरासत में आर्टिस्ट होते हैं, सिंगर होते हैं, सिंगर घरानों से होते हैं, क्लासिकल घरानों से होते हैं। और अगर आप मुझे मोहम्मद रफ़ी साहब का हवाला देंगे तो मैं ये कह सकता हूँ, या कहना चाहिए मुझे, कि वो एक्सेप्शनल केस था। और फिर उन्होंने जो सीखा, उनकी आवाज़ जो है वो एक नेचुरल फिनोमेना था या उनको गॉड गिफ्टेड था, लेकिन गाना उन्होंने सीखा फिर। और उन्होंने बच्चों को क्यों मना कर दिया? शाहद उनके बेटे थे, उनको मना कर दिया, बाकी बच्चे थे उनको मना मेरा ख्याल है, और बड़ी सख्ती से मना किया। मेरा ख्याल ये है कि ऐसे हुआ होगा कि शाहिद साहब में वो पोटेंशियल नहीं है जो होना चाहिए, जहाँ जो रफ़ी साहब में था। और मोहम्मद रफ़ी साहब के कज़न थे, और यहाँ हमने लाहौर में वाइस चांसलर साहब थे कामरान मुजाहिद, उन्होंने यहाँ फंक्शन किया था, तो वहाँ हमने सुना था उनका जो वोकल था वो मोहम्मद रफ़ी साहब के बहुत करीब था। सही। हालांकि उन्होंने तो नहीं ना गाया था, उनके कज़न ने नहीं गाया था कि लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में, बहुत प्यारा है ना, या वो वाला चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, वो तो रफ़ी साहब ने गाया। जी बिल्कुल। तो शाहिद साहब में मेरी टेलीफोनिक उनसे कन्वर्सेशन है शाहिद साहब से, मैंने उन्हें सुना भी है, ऑडियो उनके जो यूट्यूब पे है। तो उनकी वो बहुत दूर है, मोहम्मद रफ़ी साहब से बहुत दूर है, इसलिए शायद उन्होंने। विरासत की तरफ आते हैं। एक बात और बताइए कि जो है रफ़ी साहब के जवाल की वजह, जो थोड़ा सा जवाल आया उनका, रफ़ी साहब का जवाल में सियासत या जस्ट मैं थोड़ा ये इस तरह से होता है कि रफ़ी साहब एक तरीके से गा रहे थे, उनकी आवाज़ का अपना एक वो टिम्बर था, एक अपना नूर था। तो इंसानी साइकी ये है कि वो रोज़ मनोसलवा खाने से भी बोर हो जाती है। सही बात, सही बात। तो कहने के चिकड़ छोले खा ली। तो मोहम्मद रफ़ी से कट होके जो लोग किसी और को सुन रहे थे वो चिकड़ छोले खा रहे थे। क्या वो लोग थे या म्यूजिक डायरेक्टर थे सिर्फ? क्या यहाँ आपस का गठजोड़ था? ये फैक्टर भी, क्योंकि उनकी वफात ने तो लोगों ने साबित किया कि जो है ना कैसे कैसे लोग जो है ना वो बीसियों और लाखों की तादाद में। देखिए वो मैं जब बम्बई गया, जी फिर बाद में कई दफ़ा गया, पहली दफ़ा मेरे जहन में सवाल ये था कि जब मैं पूछूंगा कि सबसे बड़ा इंसान कौन है एज ह्यूमन बीइंग, अच्छा, तो लोग बताएंगे कि वो हैं दिलीप कुमार साहब, और उसके बाद फलां साहब, फिर फलां साहब। और मैंने हर मज़हब के लोग से, क्योंकि वो एक ऐसी सोसाइटी है
और महाराष्ट्र, फिर बॉम्बे, सब लोग हैं वहाँ, हिंदू, सिख, पारसी, मुसलमान, ये वो। तो सर्वे ये हुआ, जिनसे भी मैंने पूछा, सब ने कहा कि कोई जोड़ नहीं है मोहम्मद रफ़ी का एज ह्यूमन बीइंग। अच्छा। बहुत बड़े वो। और एज ए सिंगर? एज ए सिंगर तो वो थे ही। तो सोनू निगम करता है? खबर तो आपके लिए ये है कि एज ह्यूमन बीइंग जो है मोहम्मद रफ़ी भी उतने ही बड़े थे, एज ए इंसान भी। तो रफ़ी साहब जो है वो बहुत अल्लाह लोग आदमी थे। सही। और पैसे से भी कोई बहुत ज़्यादा लगाव नहीं था, उतने ही पैसे उन्हें चाहिए थे। अच्छा, उनके इसके बरक्स जो किशोर साहब थे, किशोर कुमार, हाँ। और लता मंगेशकर और आशा भोसले, ये सब लोग जो हैं पैसा, अभी इन्होंने कहा रॉयल्टी का भी मसला शायद इसी वजह से बना, यही बात थी, क्योंकि ये वो थे अपने मौसमों के लिए कुछ करना चाहते थे, जैसे नौशाद साहब और दूसरे मदन मोहन, ये वो सब। तो रफ़ी साहब का स्टैंस ये था कि जो कंपोजर होता है, जो ट्यून बनाता है, उसका सबसे ज्यादा हक होता है, और सिंगर को जो है वो रॉयल्टी का जो मसला पब्लिक फिकर बन जाता है, तो उसके पास तो पैसा आना होता है। तो लता जी, किशोर साहब, आशा भोसले, इस पे इख्तलाफ हुआ। वो कहते जी सब तो पहला सानू दियो, तो फिर उसके बाद मौसीकार नू दियो। तो वो रफ़ी साहब खुदा तरस आदमी थे। ये 5 साल तो इस तरह खुडे लाइन उन्हें लगाया गया। लता जी जो थी वो तो अभी तक रॉयल्टी लेती रही वफात से पहले तक। हाँ, वो नहीं चाहिए थी। अच्छा, मरूसियत की तरफ आते हैं। किशोर कुमार का जो है लेजेंडली जो हमारे हैं, उनका जो है ना अमित कुमार उनका बेटे जी, वो क्यों पीछे रह गए और कुमार सानू क्यों आगे गुजर गए? उनको क्यों मौका दिया गया? और अब देखे ना, अब वो आपका पहला जो सवाल है कि मौरूसियत जो है वो कितना मैटर करती है। तो अगर बड़े सिंगर का बेटा भी बड़ा सिंगर होता तो अमित कुमार भी किशोर कुमार होता ना जी। तो किशोर कुमार का अगर कंपैरिजन कुमार शानू से करें तो और डिस्टेंस बनता है, ठीक है। अगर उनका किशोर साहब का कुमार शानू से करें तो फिर और है, और अगर अमित और उनसे करें तो फिर और है। मैं समझता हूं कि कुमार शानू अमित कुमार से तो बहुत बड़े सिंगर है। वही रेशो वही बनती है कि टैलेंट, फिर रियाजत, फिर मौके, फिर हार्डवर्क। और अमित कुमार साहब की मैंने जो इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, वो बादशाह के बेटे थे। उन्होंने वो फिर उस तरह से स्ट्रगल नहीं की। अगर वो स्ट्रगल करते, वोकल कार्ड, जैसे आप भाइयों का, आपके अब्बा से भी मेरी दोस्ती है, उनका वोकल, आपका वोकल, डॉक्टर साहब का वोकल, साहब का वोकल, एक फैमिली वोकल जो होता है, वो तो अमित साहब को मिला। लेकिन वो नूर नहीं मिला जो किशोर कुमार के बाद है ना, तुम आ गए हो, नूर आ गया, नहीं तो चिरागों से लो जा रहे। अच्छा, वो मुझे एक बात बताएं कि एक्सपर्ट्स जो हैं, अगर उनकी बात सुनी जाए, उनको देखा जाए बड़ी बारीक बीनी के साथ, तो वो कहते हैं कि कुमार सानू को गाने के बाद अब किशोर नहीं गा सकते। क्या ये दोबारा कहें जरा, क्या कह रहे हो? जो एक्सपर्ट्स हैं, जो म्यूजिक को जानते हैं, वो कहते हैं कि कुमार सानू को गाने के बाद आप किशोर नहीं गा सकते। क्या ये अच्छी चीज है, पॉजिटिव थिंग है, ये बुरी चीज है? क्योंकि आप वोकल की बात कर रहे थे ना, तो वोकल कुमार सानू के दिल मेरे तू दी, जब वो खत्म करते हैं दीवाना है भी, इतनी वाइब्रेट हो रहा होता है, क्या आप इमेजिन नहीं कर रहे हो? देखिए, जबकि किशोर बड़े सटल वे से उसको बड़े जो है ना करते थे। अब बात ये है कि वो पत्थर की हवेली को, ठीक है, ये सारा कुछ ठीक है, लेकिन आप मुझे बोलने दें, मौका दें। वो है कि किशोर साहब का और ये कुमार शानू का मेरा ख्याल है कोई कंपैरिजन है ही नहीं। वो इसी तरह है कि ये तो मैं अपनी राय दे रहा हूँ, ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये को आलमगीर सच में बयान करने लगा हूँ, ये मेरी राय है कि कुमार शानू और किशोर कुमार का वो है ही नहीं। वो ऐसे ही है कि जैसे आप जारा पहलवान और मेरा कंपैरिजन कर लो, कुमार शानू बेचारा कुछ भी नहीं बेचता, वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन अब अगर हरामे मिस्र के साथ आप यहाँ शिमला पहाड़ी का कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो मेरे नज़दीक कुमार शानू जो है वो मौसीकी की शिमला पहाड़ी है, और किशोर साहब जो है वो अहरामे मिस्र। आपको क्या लगता है कि इंडिया में उस वक्त क्या कोई गायक नहीं थे जो इनको मौका दिया? उद्दत देख लीजिए, ये कुमार सानू देख लीजिए, क्या गायक नहीं थे उस वक्त? आप सवाल दोबारा कीजिए। क्या उस वक्त इंडिया में गायक नहीं थे? इतना ज्यादा उनके पास जो है ना म्यूजिशियन, अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर इतने इतने प्यारे हैं। कुमार सानू को मौका दिया गया, उदित नारायण को मौका दिया गया, क्या ये सेल्फ मेड है? एक तो ये भी अपॉर्चुनिटी जाती है। शिमला पहाड़ी जो है वो छा कैसे गई एकदम?
हाँ, ये देखिए, ये लोगों के मुख्तलिफ जनरेशन जो होती हैं उनके अपने जमालियात होते हैं, अपने एस्थेटिक्स होते हैं। जैसे किशोर साहब वो कहते थे कि मेरा जो रूहानी मेंटोर हैं वो के.एल. सहगल हैं। तो के.एल. सहगल को जब मैं सुनता हूँ वो अम्यूजमेंट मुझे नहीं मिलती सही जो किशोर साहब का, जब वो कहते हैं मेरे सपनों की रानी कब कब आए। आएंगे। क्या किशोर क्लासिक जानते हैं? जानते थे? क्लासिकल बिल्कुल नहीं जानते। और कमार सानू? कमार सानू ने शायद उनके गाने से तो कभी मुझे नहीं कभी नहीं लगा लगा, कि कभी वो क्लासिकल जानते हैं। हम्म। तो ये जो है के.एल. सहगल जो है, सैगल तो तो ये इन्होंने उस दौर में जरूर सीखा होगा। नूरजहां या लता? नूरजहां भी और लता भी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में। क्यों, अगर कंपैरिजन किया जाए तो फर्ज करें अगर जो है वो नूरजहां इंडिया में ही होते मेरे तो? जो एस्थेटिक्स हैं, मेरे जो मुझे जो गाना मैं पसंद करता हूँ और उसकी कंडीशनल है, क्योंकि वो एक बड़ी इंडस्ट्री में भी उन्होंने काम किया और बड़े म्यूजिक डायरेक्टर भी मिले, अरेंजमेंट भी मिला। तो लता मंगेशकर जो है जी जी। वो देखे ना, साल में वहाँ वो बन रही थी 1000 फिल्म बन रही थी। लता मंगेशकर जहाँ एग्जिस्ट कर रही थी, जहाँ मैडम नूर जहाँ थी वहाँ 90 बन रही थी। तो इस हवाले से अगर रेशो निकाली जाए तो फिर बराबर है, लेकिन मेरे नज़दीक अगर आप मुझे पूछें जी जी। लता या नूर जहाँ, तो फिर मैं लता मंगेशकर जो है, मैं ज़्यादा उन्हें सुन के खुश होता। नूरजहां मूव ना करती, आवाज दे कहाँ है, कैरियर अपना वहां पे कैरी ऑन रखती, तो क्या बनता? क्या लता को इस दौरान अपने कैरियर का खतरा था या मेरा ख्याल है खतरा हो सकता था। हो सकता था? इसलिए नहीं कि मैडम नूर जहाँ स्ट्रांग होल्ड करती थी, ये फिर शायद सिचुएशन कुछ और होती। फर्ज करें कि अगर दिलीप कुमार साहब पेशावर में ही रहते, सही। तो वहां तो फिर बारी आ जानी थी ना संजीव कुमार साहब की या जी किसी जी और बिल्कुल, की, और है ना। बहुत सारे थे। तो लता जी खुद कहती हैं, लता जी खुद कहती हैं कि मेरी वो उस्ताद थी और मैंने उनसे सीखा है। तो फिर मैं कौन होता हूँ कोई छोटा मोटा फतवा देने वाला कि लता या नूरजहां। लेकिन फिर वो मुझे जो है वो बहुत ही जिंदगी में ज्यादा मैंने लता मंगेशकर साहब को खुश होकर सुना है। आप 40s की फिल्में देख लें इंडिया की, और पाकिस्तान की अब आके फिल्में देखें, मौला जट आ गई अब तो क्या लगता है कि जब उस वक्त वहां इंडिया में वो मूवीज चलती होंगी और राज कर रही होंगी, अपने अरूज पे होंगी, तो क्या हम उनका सबक लेते थे या क्या सिस्टम था? मेरी 40 में, क्योंकि तो देखिए 40 में तो एक ही इंडस्ट्री थी। सही। और बम्बई के जो वेटरन म्यूजिक मेकर थे या प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझे खुद बताया कि वो रिकॉर्डिंग करने यहाँ लाहौर आते थे। लाहौर में ऑडियो रिकॉर्डिंग बहुत बेहतर थी, बम्बई के प्रोड्यूसर भी आते थे और दूसरी सारे इंडिया से। वो आगे क्यों गुजर गए, हम क्यों पीछे पार्टीशन के बाद आए? अब देखिए, हमारा प्रायोरिटी नहीं रही है। आज हमने ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया तो उसमें आप देखिए ना, 25 करोड़ अगर मर्दमशुमारी हो तो 25 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की। वहाँ 80 सिनेमाज है, सिर्फ 80 सिनेमाज। और यहाँ धरने और लॉन्ग मार्च देखें कितने हैं। सही। और सोसाइटी में बिल्कुल उसके लिए जगह नहीं है, सिनेमा के लिए, आर्ट्स के लिए, कल्चर के लिए। यहाँ तो बहुत बहुत साल जो है एक भी कॉन्सर्ट नहीं हुआ। सही। और छोनियों में भी नहीं, कंटोनमेंट बोर्ड में उन इलाकों में भी नहीं हुआ। हालांकि वो सिक्योर होते हैं ना, वहाँ आने जाने में देखभाल होती है, लोग फिल्टर होते हैं और उनको देखा जाता है कि कोई वहाँ उस तरह से जा नहीं सकता। तो उन इलाकों में, फौजी इलाकों में भी पूरे पूरे 2-2, 3-3, 4-4 साल जो है वो म्यूजिक कॉन्सर्ट नहीं हो सका। तो ये सोसाइटी जो है वो थोड़ी मुझे नहीं लगता कि ये कोई अफगानिस्तान से कुछ ज्यादा डिफरेंट है। क्या ये सच है कि इंडियन इंडस्ट्री में ब्यूरोक्रेसी और अंडरवर्ल्ड इन्वॉल्व रहा? अगर यही चीजें पाकिस्तान में हो जाती तो क्या तरक्की पा जाते या डूब जाता हो? ब्यूरोक्रेसी और अंडरवर्ल्ड फिल्म मेकिंग में सारी दुनिया में होता है। पाकिस्तान में है क्या? सारी दुनिया, यहाँ भी आई थिंक बहुत कम। तो लेकिन इंडस्ट्री तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहाँ सिर्फ किताबी, या मैं और आप कहीं फिल्म इंडस्ट्री का क्या हाल है तो मैं आपको जवाब दे दूं। फिल्म इंडस्ट्री है कहाँ? है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये इंडस्ट्री थोड़ी होती है कि 25 करोड़ के मुल्क में आप फिल्म जो है द लेजेंड ऑफ मौला एक बनी है और वो 80 सिनेमा, और उनको भी सिर्फ 60 सिनेमा मुहैया है। बाकी सिनेमा कह रहे हैं कि जी 60% हमें दे दें। ये दुनिया में कौन सा बिजनेस है कि आप इतनी बड़ी लागत से फिल्म एक प्रोजेक्ट बनाएं और जिसने एग्जीबिट करना है उसे 60% दे दें? ये तो कहीं नहीं होता, ये तो फुदू इधर ही चल रहा है।